हेलो एवरीवन, वेलकम टू युक्ति प्रोफेशनल क्लासेस। इस वीडियो में हम इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वीमेन प्रोहिबिशन एक्ट 1986 के बारे में पढ़ने वाले हैं। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब शेयर लाइक ज़रूर करिए। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बेसिक इस एक्ट के बारे में देख लेते हैं। ये एक्ट नंबर 60 है। इसका इनेक्टमेंट डेट जो है वो 23 दिसंबर 1986 है। एक्ट ईयर 1986। शॉर्ट टाइटल है द इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वीमेन प्रोहिबिशन एक्ट 1986। हिंदी में बोला जाता है इसको स्त्री अभी अशिष्ट रूपण प्रतिषेध अधिनियम 1986। इसका लॉन्ग टाइटल मतलब जो इसका ऑब्जेक्ट है, ये एक्ट क्यों बना है, लॉन्ग टाइटल ये होता है। तो ये एक्ट जो प्रोहिबिट करता है ऐसे रिप्रेजेंटेशन के वुमेन के जो इंडिसेंट है, अब अशिष्ट है जो है ना, उस किसके थ्रू, एडवर्टाइजमेंट के थ्रू, पब्लिकेशन के थ्रू, राइटिंग, पेंटिंग, फिगर्स और किसी भी मैनर में जहाँ पे उसको एक इनडिसेंट अशिष्ट रूप में दिखाया जा रहा है। तो इस टाइप की किसी भी रूप से दिखाने से रोकने के लिए बनाया गया एक्ट है ये। इसका इन्फोर्समेंट डेट है 2 अक्टूबर 1987 और ये एक्ट लागू है टू द होल ऑफ इंडिया और इसमें टोटल सेक्शन है 10। तो ये सेक्शन 1 और इसका जो बेसिक है ये हम देख चुके हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सेक्शन 2 डेफिनेशन क्लॉज। तो यहाँ पे जो एडवर्टाइजमेंट, डिस्ट्रीब्यूशन और इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन ये क्या है इसके बारे में दिया गया है। तो सेक्शन 2 डिफाइन करता है 2A एडवर्टाइजमेंट, विज्ञापन। तो ये ऐसे विज्ञापन जिसमें जो विमेन है उसका इंडिसेंट रिप्रेजेंट किया गया। तो इससे रिलेटेड जितने भी एडवर्टाइजमेंट है वो यहाँ पर उसको रेफरेंस देते हुए यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट को लिया गया है। तो इसमें इंक्लूड्स होगा कोई भी नोटिस, सर्कुलर, लेबल, रेपर, डॉक्यूमेंट और विजिबल रिप्रेजेंटेशन मेड बाय लाइट के द्वारा या साउंड के द्वारा या धुएं, स्मोक या गैस के द्वारा, इनमें से किसी भी तरीके से अगर आप एडवर्टाइजमेंट किया गया तो ये इससे रिलेटेड होगा। सेक्शन 2B में दिया डिस्ट्रीब्यूशन। तो डिस्ट्रीब्यूशन इंक्लूड्स डिस्ट्रीब्यूशन बाय वे ऑफ सैंपल्स वेदर फ्री और पेड, है ना। तो यहाँ जो डिस्ट्रीब्यूशन किया जा रहा है या तो आप सैंपल के रूप में, नमूने के रूप में दे रहे हैं या तो फ्री में दे रहे हैं या फिर पैसे में दे रहे हैं। ठीक है, मतलब मान लीजिए कोई सी मैगजीन है जिसमें वो फ्री में सैंपल बांट रहे हैं और उसमें किसी विमेन का अशिष्ट रूप है ना। तो यहाँ इस पर ऐसे वाले जो डिस्ट्रीब्यूशन चीजें हैं वो यहाँ पर इसके अंदर आएंगे। अब है इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ विमेन, महिलाओं का अशोभनीय प्रदर्शन। तो इससे तात्पर्य क्या है, तो यहाँ पर डिपिक्शन ऑफ ए विमेन फिगर, फॉर्म और बॉडी और एनी पार्ट इन अ मैनर दैट इज इनडिसेंट, डेरोगेटरी और करप्ट पब्लिक मॉरलिटी। मतलब ऐसा कुछ भी इंडिसेंट जो मतलब महिला की आकृति या उसके रूप, शरीर या उसके किसी भाग का इस प्रकार चित्रण कर रहे हैं जो इनडिसेंट है, अशोभनीय है, अपमानजनक है, डेरोगेटरी टाइप का है या उसे नीचा दिखाने वाला कोई सा ऐसा प्रतीत होता है। ठीक है, और जिससे ऐसा है कि नैतिकता को हानि पहुंच रही, मोरलिटी करप्ट हो रही है। तो ऐसे जितने भी प्रदर्शन होंगे जो महिला का अशोभनीय प्रदर्शन कहा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ जो डिपिक्शन ऑफ विमेन्स फिगर है मतलब उसका चित्रण इस तरीके से दिखाया जा रहा है, उसका मतलब फिगर है, फॉर्म है, किसी भी रूप में इस तरीके से दिखा है जो अशोभनीय प्रतीत होता है। तो ये 2C में दिया है। 2D लेबल, तो एनी रिटन, मार्क्ड, स्टम्प्ड, प्रिंटेड और ग्राफिक मैटर अफिक्स्ड टू और अपियरिंग ऑन एनी पैकेज। अगर किसी पैकेज पर अगर किसी भी रूप में ऐसा दिख रहा है जो इससे रिलेटेड है, विमेन से रिलेटेड है, तो वो यहाँ पे इसमें आ जाएगा। पैकेज, तो मतलब इस टाइप के आप ना तो लेबल लगा सकते हो ना पैकेज लगा सकते हो। तो इंक्लूड्स एनी बॉक्स, कार्टून, टीन और अदर कंटेनर। और F में दिया है प्रेस्क्राइब, जो मीन्स एज डिफाइंड और स्टेट इन द रूल्स मेड अंडर दिस एक्ट, इस रूप में दिखाया गया। ठीक है, तो ये सेक्शन 2 हमने देख लिया कि सेक्शन 2 में डिफाइन क्या है कि एडवर्टाइजमेंट, 2A 2B डिस्ट्रीब्यूशन, 2C इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन, 2D लेबल और 2E पैकेज और 2F प्रेस्क्राइब।
अब जैसे अब किसी भी एग्जाम को क्रैक करना है तो आपको सबसे पहले इंडेक्स पे फोकस होना जरूरी है। आपको ये पता होना चाहिए कि इस सेक्शन में ये है, इस सेक्शन में ये, तो इंडेक्स को आप डेली देखिए। रीडिंग एक एक रूल बना लीजिए कि मुझे रोज इंडेक्स से जो भी एक्ट पढ़ रहे हैं उसका इंडेक्स डेली जो पढ़ चुके हैं रिवीजन में आप इंडेक्स को जरूर देखिए। पूरा एक्ट देख पाए या नहीं देख पाए लेकिन उसका इंडेक्स जरूर आप रिवाइज रोज करिएगा। इस तरीके से ही आपको वो चीजें याद रहेगी। और हो सके तो जैसे शॉर्ट में इंडेक्स, सभी एक्ट के इंडेक्स आप निकाल लीजिए और उसमें शॉर्ट में नोट्स बना लीजिए। जैसे यहाँ पे कुछ कुछ कीवर्ड्स हम देख लेते हैं, जैसे एडवर्टाइजमेंट में तो क्या है टू है, यहाँ पे तो कुछ इस तरीके से दिखाने जैसा कुछ है नहीं, है ना। लेकिन जैसे कहीं कहीं भी कीवर्ड्स है तो आप उस सेक्शन के आगे कीवर्ड्स लिख लीजिए। तो सारे इंडेक्स का एक पूरा बंडल बना लीजिए और उसमें कीवर्ड्स रख लीजिए। ठीक है, तो ये एक चीज आपको वीक में या मतलब रिवाइज करते रहना है, रिवाइज करते रहना है, तभी ये चीजें आपके माइंड में रह पाएगी। चलिए नेक्स्ट सेक्शन है प्रोहिबिशन ऑफ एडवर्टाइजमेंट कंटेनिंग इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वीमेन। ठीक है, महिलाओं के अशोभनीय प्रदर्शन वाले विज्ञापनों का निषेध। ठीक है, तो अगर इस तरीके से कोई विज्ञापन किया जा रहा है तो उसको प्रोहिबिट किया गया सेक्शन 3 के तहत। तो नो पर्सन शेल पब्लिश और कॉज टू बी पब्लिश और अरेंज or take part in the publication or exhibition of any advertisement which contain indecent representation of women in any form। तो यहाँ सीधे से बोल दिया कि कोई भी व्यक्ति पब्लिश नहीं कर सकता है ना, या किसी टाइप का ऐसा मतलब कुछ भी ऐसा अरेंजमेंट नहीं कर सकता जिसमें इंडिसेंट उसका रूप दिखता हो, या तो ना तो करवाएगा ना करेगा। ठीक है, ना कोई ऐसा अरेंजमेंट करेगा या उसमें ना तो पार्टिसिपेट करेगा। ठीक है, यहाँ पे इस तरीके से रोक लगाई गई है। तो नो पर्सन शेल पब्लिश सच एडवर्टाइजमेंट एनीवन कॉजिंग सच पब्लिकेशन इज इक्वली लाइबल। अगर कोई भी इसको पब्लिश करता है तो वो भी इक्वली लाइबल होगा, जो भी उसका कारण बनता है पब्लिश करने का वो भी यहाँ पे लाइबल होगा। जो ऐसे विज्ञापन के, जो ऐसे एडवर्टाइजमेंट का अरेंजमेंट करता है, अरेंजिंग करता है या पार्टिसिपेशन करता है तो वो उसे भी यहाँ पे रोका गया, वो भी इक्वली यहाँ पे लाइबल माना जाएगा। और इसमें इस सेक्शन के तहत बोला ऑल टाइप के एडवर्टाइजमेंट आएंगे, बस इसमें किसी भी टाइप का एडवर्टाइजमेंट, बस इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन हुआ अगर वुमेन का, वो एडवर्टाइजमेंट किसी भी रूप में किया गया उस सभी फॉर्म पर लागू होगा। ठीक है, और इसका एम क्या है इस सेक्शन का कि इसकी डिग्निटी, विमेन की डिग्निटी को और पब्लिक मोरलिटी को बनाए रखना है ना, उसकी सुरक्षा के लिए ये सेक्शन लाया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है सेक्शन 4 prohibition of publication or sending by post of books pamphlets containing indecent representation of women। तो जो भी ऐसे पैम्पलेट है, बुक है ना, तो उनको या पब्लिकेशन इन सबको रोका गया है सेक्शन 4 के तहत। सेक्शन 3 में क्या बोला गया है, सेक्शन 3 में हमें बोला गया है कि कोई भी ऐसा एडवर्टाइजमेंट नहीं करेगा, और यहाँ पर प्रोहिबिट किया गया सेक्शन 4 में कि पब्लिकेशन नहीं कर सकता है या पोस्ट के द्वारा सेंड नहीं कर सकता है ना कोई बुक को या पेम्पलेट को जिसमें ऐसा रिप्रेजेंटेशन दिख रहा हो। देख लेते, नो पर्सन शेल प्रोड्यूस और कॉज टू बी प्रोड्यूस सच मटेरियल। तो कोई व्यक्ति ऐसा प्रोड्यूस नहीं कर सकता है। सेलिंग, हायरिंग, डिस्ट्रीब्यूटिंग और सेंडिंग सच मटेरियल इज प्रोहिबिटेड। तो इस टाइप से कोई सा भी जो काम है, जो बेचने, किराए पे देना है, बांटना, भेजना है, वो प्रोहिबिट किया गया है। ये किस पे अप्लाई है, तो अप्लाई है सभी बुक्स पे, ऑल बुक्स, पेम्पलेट्स, पेपर्स, स्लाइड्स, फिल्म्स, ड्राइंग वगैरह, फोटोग्राफ, इन सब पर ये सेक्शन अप्लाई है। ठीक है, फिर एक्सेप्शन क्या है, पब्लिक गुड, साइंस, लिटरेचर, आर्ट और एजुकेशन। अगर ऐसा कोई पब्लिकेशन ऐसा हो रहा है जो कि पब्लिक गुड के लिए है ना, ये एक्सेप्शन दिया है कि पब्लिक गुड के लिए अगर कोई ऐसा पब्लिकेशन हो रहा है जो जस्टिफाइड है ना, तो वहां पर जैसे साइंस को प्रमोट करना, लिटरेचर को, आर्ट को, एजुकेशन को, तो वहां पर ये अलाउड है। वहां पर आप ऐसा, जैसे मेडिकल टेक्स्ट बुक में हम देखते हैं फीमेल के जो एनाटॉमी जो होते हैं फॉर एजुकेशनल पर्पस, है ना, तो वहां पर मतलब महिलाओं की शरीर की जो रचना दिखाई जाती है वहां पर मेडिकल बुक्स में, तो वो यहाँ पे अलाउड किया गया है। ठीक है, फिर सेकंड जो एक्सेप्शन इसमें दिया गया है, रिलीजियस यूज और डिपिक्शन इन टेम्पलेट्स और एंशियंट मॉन्यूमेंट्स।
ठीक है। तो ऐसा कोई जो धार्मिक प्रयोजन के लिए कोई बुक हो, फिल्म हो, है ना, आर्ट वगैरह, तो वो बोनाफाइड रिलीजियस रीजन के लिए, तो वो भी एग्जम्प्टेड यहाँ पे किया गया। जैसे अगर कोई टेम्पल में आप देखो, वहाँ पे इमेजेस होती है, इस तरीके से मूर्तियां बनी होती है, ठीक है, पुराने जो आप टेम्पल देखोगे वहाँ पे रिलीजियस बुक्स है, तो वो यहाँ पर कवर नहीं करेगी, वो यहाँ पे मतलब उसको एग्जम्पशन दिया गया है। फिर नेक्स्ट एग्जम्पशन, फिल्म अंडर सिनेमेटोग्राफ एक्ट 1952, तो इसके अधीन अगर कुछ ऐसा दिया गया है, वो भी एग्जम्प्टेड, मतलब जो फिल्म्स है वो रेगुलेटेड हो रही है इस एक्ट के तहत, तो वो एग्जम्प्टेड है ना, क्योंकि वहाँ ऑलरेडी सेंसरशिप सिस्टम लागू होता है, वहाँ पहले ये सब चेक किया जाता है, उसके बाद ही मतलब सर्टिफाइड करते फिल्म को, सेंसर बोर्ड जो है वो सर्टिफाइड करेगा, अप्रूव देगा, तभी वो फिल्म आती है ना। तो यहाँ पर अगर ऐसी कोई फिल्म आई है उसमें ऐसा कुछ है, तो वो यहाँ पे उसको एग्जम्पशन होगा। पर्पस क्या है इस सेक्शन का? टू प्रोटेक्ट ह्यूमन डिग्निटी एंड प्रिवेंट मोरल करप्शन। तो ये सेक्शन 4 हमने देखा। सेक्शन 3 हमने देखा था एडवर्टाइजमेंट पे बैन करा है। सेक्शन 4 में पब्लिकेशन और सेंडिंग बाय पोस्ट, इस पर बैन किया है। नेक्स्ट है पावर टू इंटर एंड सर्च। तो सेक्शन 5 क्या है? अगर मान लीजिए कोई ऐसे प्रीमाइसेस में या किसी जगह पर ऐसे इंडिसेंट वाले मैगजीन्स रखी है, एडवर्टाइजमेंट का सामान रखा है, या कुछ भी ऐसी चीज रखी, तो वहां सर्च करना है, ठीक है। तो यहाँ पे अथॉरिटी किसको दी गई? सबसे पहले स्टेट गवर्नमेंट द्वारा जो गजेटेड ऑफिसर है ना, उसको, जिसको ऑथराइज किया गया स्टेट गवर्नमेंट ने, तो वो उसको पावर है यहाँ पे कि वो कुछ स्पेसिफाइड एरिया के अंतर्गत प्रिस्क्राइब्ड रूल्स के तहत वो वहाँ पे एक्शन ले सकता है, ठीक है। फिर एंट्री एंड सर्च, तो ये ऐसा जो ऑफिसर है जिसको ऑथराइज किया गया है, वो किसी भी प्रीमाइसेस में जहाँ पे सस्पेक्टेड ऑफेंस से रिलेटेड सस्पेक्ट है, मतलब जो प्रीमाइसेस, वहां पर वो इंटर कर सकता है, सर्च कर सकता है। जैसे फिल्म स्टूडियो अगर सस्पेक्टेड है तो वहाँ सर्चिंग कर सकता है ना, कोई अगर पब्लिकेशन हो रहा है वहाँ पे उसको सस्पेक्ट है कि ये ऐसा कुछ पब्लिकेशन ला रहा है, तो वहाँ जाके इंटर कर सकता है और उसके बाद सर्च कर सकता है। अब अगर उसको पावर टू सीज, अगर उसको ऐसा लगता है कि इंडिसेंट मटेरियल है जो एक्ट को वायलेट कर रहा है, तो वो उस ऑफिसर उसको सीज कर सकता है, ठीक है। फिर है रिकॉर्ड एग्जामिनेशन। अगर लगता है ऑफिसर को कि किसी रिकॉर्ड का, डॉक्यूमेंट्स को चेक करना चाहिए, रिलेवेंट है वो रिकॉर्ड, तो वो उनका चेक कर सकता है, और अगर ऐसे कुछ उसको मिलता है ऑफेंस से रिलेटेड, तो वो सीज कर भी सकता है। फिर है अब प्रोवाइजो, मतलब जो यहाँ पे क्या बोला है कि प्राइवेट डेविलिंग कैन नॉट बी इंटर्ड विदाउट अ वारंट। अगर कोई किसी का रहने का निजी आवास होता है ना, प्राइवेट हाउस है, तो वहां पे बिना वारंट के यहाँ पर एंट्री नहीं की जा सकती, मतलब गजेटेड ऑफिसर भी है लेकिन उसको वारंट के तहत ही वो घुस सकता है अगर किसी के रहने की जगह है, अगर वो, ठीक है। और दूसरा प्रोवाइजो है कि इफ इंडिसेंट मटेरियल कैन नॉट बी सेपरेटेड, होल आइटम कैन बी सीज्ड। अब मान लीजिए अगर कोई ऐसी चीज है ना, कोई ऐसा अश्लील विज्ञापन है किसी डॉक्यूमेंट में या वस्तु में, ऐसा है जो बिना क्षति के अलग अलग नहीं कर सकते, मतलब उसको सेपरेट करेंगे तो वो पूरा ही डिस्ट्रॉय हो जाएगा, तो ऐसे में वो पूरी चीज को ना जब्त कर लिया जाएगा। नेक्स्ट है एप्लीकेशन ऑफ सीआरपीसी। तो यहाँ पर जो सर्च और सीजर होगा, वहां पे पूरा सीआरपीसी के जो प्रोविजन है वो यहाँ पे एप्लीकेबल हो जाएंगे, उसी के अकॉर्डिंग होगा, ठीक है। और फिर ऑफिसर रिपोर्ट टू मजिस्ट्रेट, तो ऑफिसर मस्ट इन्फॉर्म मजिस्ट्रेट एंड गेट कस्टडी ऑर्डर। ऑफिसर को क्या करना होगा कि यहाँ पे जब्त कर लिया अगर किसी वस्तु को, तो वो जो नियरेस्ट मजिस्ट्रेट होगा उसको तुरंत इन्फॉर्म करेगा, और जो वस्तु की अभिरक्षा के लिए वो फिर आदेश दे देगा मजिस्ट्रेट, ठीक है। तो ये सेक्शन 5 में पावर टू इंटर एंड सर्च है। नेक्स्ट है पेनल्टी। अब यहाँ पे पेनल्टी दे दी, अगर कोई भी सेक्शन 3 और 4 का वायलेशन करता है तो यहाँ पे वो ऑफेंस के तहत आ जाएगा।
ठीक है। तो यहाँ पे इम्प्रिजनमेंट कितना है, इम्प्रिजनमेंट है फर्स्ट कन्विक्शन इसमें होगा अगर पहली बार अगर ऐसा कोई उसने अपराध किया जो सेक्शन 3 और 4 में वायलेट कर रहा है तो उसको अप टू 2 years तक का इम्प्रिजनमेंट होगा और फाइन 2000 तक का होगा। लेकिन फिर अगर वो सेकेंड बार फिर करता है ऐसा ऑफेंस या सब्सिक्वेंट कन्विक्शन होता है उसका, तो 6 महीने से 5 साल तक का इम्प्रिजनमेंट रहेगा, 10,000 से 1 लाख तक का फाइन रहेगा। एंड लिखा है मतलब दोनों ही उसको देना होगा। ठीक है। फिर टाइप ऑफ इम्प्रिजनमेंट कैसा होगा, तो ये किसी भी तरीका हो सकता है, सिंपल और रिगोरियस दोनों हो सकता है, कोर्ट जो डिसाइड करे वो। यहाँ इस सेक्शन का जो ऑब्जेक्टिव है कि प्रिवेंट करना है इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ विमेन थ्रू स्ट्रिक्ट पेनल्टीज के थ्रू उसको रोकने की कोशिश की गई है यहाँ पे। अब नेक्स्ट है ऑफेंसेस बाय कंपनी। अब कंपनियों द्वारा अपराध हो रहा है यहाँ पे, है ना, मतलब एडवर्टाइजमेंट कोई कंपनी ला रही है या कोई पब्लिकेशन ला रहा है, तो यहाँ पर ऑफेंस कौन कौन, ऑफेंस के अंतर्गत कौन कौन आ जाएगा, एक तो कंपनी इटसेल्फ हो जाएगी, सारे पर्सन जो कि इंचार्ज है, रिस्पॉन्सिबल है ऐसे बिजनेस को करने के लिए, ठीक है, तो यहाँ पे वो कंसिडर होंगे गिल्टी एंड लाइबल फॉर पनिशमेंट के लिए। जैसे यहाँ पे देखो कंपनी तो लाइबल होगी, उसके साथ साथ उसके रिस्पॉन्सिबल पर्सन कैसे, अगर कोई मीडिया कंपनी है वो पब्लिश कर रही है इंडिसेंट एडवर्टाइजमेंट, है ना, तो यहाँ पर कंपनी भी लाइबल होगी, उसके जो मैनेजिंग डायरेक्टर है वो भी यहाँ पे लाइबल माने जा सकते हैं। ठीक है। फिर नेक्स्ट है डिफेंस, तो नो लाइबिलिटी इफ एनी पर्सन प्रूव्स लैक ऑफ नॉलेज और ड्यू डिलिजेंस। अगर कोई पर्सन जो इंचार्ज पर्सन जिनको हम लाइबल बना रहे हैं, अगर वो ये बचाव दे दे, ये मतलब प्रूव कर दे कि वो ऑफेंस जब कमिट हुआ था वो उसके नॉलेज में ही नहीं था जो ऑफेंसेस हुआ है, या फिर वो उसने उस ऑफेंस को रोकने के लिए सारे ड्यू डिलिजेंस किए थे, सारे उसको रोकने के लिए सारी सावधानियां बरती थी, तो अगर वो ऐसा प्रूव कर देता है ना, मतलब उसके अवेयरनेस के बिना ही अगर ऐसा पब्लिकेशन हुआ, ऐसा प्रूव कर दिया है, तो फिर वो लाइबल नहीं माना जाएगा। फिर नेक्स्ट है कंसेंट और निग्लेक्ट, तो डायरेक्टर, मैनेजर, सेक्रेटरीज और ऑफिसर इन्वॉल्व बाय कंसेंट, कन्वीनियंस और निग्लेक्ट आर आल्सो लाइबल। तो अब इसमें जो भी ऐसे डायरेक्टर, मैनेजर्स है, सेक्रेटरीज है या कोई भी ऑफिसर्स है जिन्होंने कंसेंट किया इस ऑफेंस को करने में, या मिली भगत हुई है उनकी, या फिर लापरवाही बरती है, तो वो सब यहाँ पे लाइबल होंगे। ठीक है। डेफिनेशन ऑफ कंपनी, तो यहाँ पे कंपनी के अंतर्गत किस किस को इंक्लूड किया गया है, कंपनी के अंतर्गत बॉडी, कॉर्पोरेट, फर्म, एसोसिएशन ऑफ इंडिविजुअल, इन सबको कंपनी के तहत माना गया है। और डायरेक्टर में बोला गया है अगर कोई फर्म है तो डायरेक्टर मीन्स उसका पार्टनर भी यहाँ पे इंक्लूड किया गया है। सेक्शन 7 ऑफेंस मतलब कंपनी के द्वारा अगर कोई ऑफेंस किया जाता है तो उसके लिए लाइबल होता है। ठीक है। फिर ये सेक्शन 8 ऑफेंस टू बी कॉग्निजेबल एंड बेलेबल, तो इस एक्ट के तहत अगर कोई भी ऑफेंस किया जाता है तो वो कैसा होता है, वो बेलेबल होगा या नहीं होगा, तो यहाँ पे ये बेलेबल होगा, तो यहाँ पे उसको बेल मिल सकती है ना, तो यहाँ पे ये है कि बेलेबल मतलब कि यहाँ पे जो राइट है, राइट टू बी रिलीज ऑन बेल, ये यहाँ पे उसको एक जमानत पे छोड़े जाने का अधिकार प्राप्त है ऑफेंस में। फिर कॉग्निजेबल ऑफेंस, तो ऑल ऑफेंसेस अंडर दिस एक्ट आर कॉग्निजेबल, पुलिस कैन अरेस्ट एंड इन्वेस्टिगेट विदाउट वारंट, क्योंकि कॉग्निजेबल है तो यहाँ पे बिना वारंट के पुलिस उसको अरेस्ट कर सकती है, इन्वेस्टिगेट कर सकती है। ठीक है। मतलब पुलिस क्या कर सकती है, रजिस्टर कर सकती है एफआईआर, इन्वेस्टिगेट कर सकती है और अरेस्ट कर सकती है एक्यूज विदाउट अ वारंट, वारंट के बिना ही वो ये। तो यहाँ सेक्शन 8 में दिया गया है कि ये इसके इस एक्ट के तहत जो भी ऑफेंस किया है वो बेलेबल भी है और कॉग्निजेबल, उसका कॉग्निजेंस लिया जा सकता है बिना वारंट के। नेक्स्ट है सेक्शन 9 प्रोटेक्शन ऑफ एक्शन टेकन इन गुड फेथ, अगर कोई ऐसा गुड फेथ में अगर जो ऑफिसर्स है सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा कोई अपॉइंट किए गए ऑफिसर्स है और अगर वो गुड फेथ में कोई काम करते हैं तो यहाँ पे उनको प्रोटेक्शन दी गई है। तो लीगल प्रोटेक्शन है, सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट एंड देयर ऑफिसर आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम लीगल एक्शन
फॉर एक्ट्स डन इन गुड फेथ अंडर दिस एक्ट। तो इस एक्ट के तहत उन्होंने जो भी काम करने के लिए गुड फेथ में अगर काम किया, सद्भावना से काम किया है, तो यहाँ पे उनको लीगल प्रोटेक्शन मिली है। सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट या उनके ऑफिसर, इन सभी को यहाँ पे सुरक्षा दी गई है। और गुड फेथ का यहाँ मीनिंग दिया, एक्ट्स डन ऑनेस्टली विदाउट नेग्लिजेंस और मैलिस आर कंसिडर्ड इन गुड फेथ। मतलब बिना किसी दुर्भावना के, लापरवाही के, ईमानदारी से किया गया है अगर, तो वो गुड फेथ की डेफिनेशन में आ जाएगा। नेक्स्ट सेक्शन है पावर टू मेक रूल्स। सेक्शन 10 पावर टू मेक रूल्स। तो यहाँ पे रूल्स बनाने का सेक्शन 10 बोलता है रूल्स, पावर देता है पावर टू मेक रूल्स। तो यहाँ पे रूल बनाने की पावर सेंट्रल गवर्नमेंट को है, वो ऑफिशियल गजट के थ्रू रूल्स बना सकती है। ठीक है, रूल्स में सीजर से रिलेटेड प्रोसीजर या एनी मैटर जो भी प्रिस्क्राइब्ड है उससे रिलेटेड रूल्स होंगे और पार्लियामेंट के सामने रखा जाएगा, ये पूरी इसकी प्रोसेस होगी। तो सेक्शन 10 रूल्स के बारे में बोलती है। तो यहाँ पे हमारा ये एक्ट खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम इससे रिलेटेड PYQs और केस लॉज देखने वाले हैं, और फिर इसके बाद हम जो भी एक्ट होते जाएंगे उसके पूरे फुल एक्ट के एक एक सेक्शन, एक एक क्लॉज के ऊपर हम MCQs देखेंगे, ताकि हमारे अच्छे से प्रैक्टिस हो सके और बाय टिप हमें ये चीज़ें याद हो जाए। ठीक है, तो अगर आपको ये मेरा वीडियो वर्थफुल लगा है, अच्छा लगा है, तो आप इसे लाइक शेयर ज़रूर करिएगा, क्योंकि और कमेंट भी ज़रूर करिएगा कि आपको ये मेरा तरीका सही लग रहा है या नहीं, क्योंकि आपके कमेंट से ही मुझे मोटिवेशन मिलेगा ताकि मैं और अच्छा कर सकूं। और क्योंकि मैं फ्री पढ़ा रही हूँ, तो मेरे पास मोटिवेशन के लिए सिर्फ आप लोगों के कमेंट्स, लाइक, यही है। तो सपोर्ट ज़रूर करिएगा। थैंक यू।